जो स्वस्थ है वही सब कुछ है, स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी पर। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन पीपल्स एपिलेप्सी का शिकार हैं, जिसमें से 10 मिलियन पीपल इंडिया में मौजूद हैं। एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये किस कारण से होता है और कैसे हम इस समस्या से बिना दवाइयों के छुटकारा पा सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। हमारे खास मेहमान हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। जी सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि एपिलेप्सी होता क्या है और क्या सिम्टम्स, क्या वार्निंग साइंस होते हैं इसके। देखिए, हम ये एक स्नायु तंत्र का रोग है। वैसे तो आयुर्वेद में वायु रोग भी कहा जाता है इसको। तो हमारे ब्रेन में एक एपिलेप्टिक सेंटर होता है जो कि वो बहुत जैसे कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल करंट जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, ये उस तरह से ये घटना घटती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है जनरली EEG से मेज़रमेंट करते हैं। अगर हमारे वहाँ पे कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि वैसे तो पहचान में आती नहीं है, सिम्टोमेटिकली जो है जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब एक कन्वल्शन यानी कि एक प्रकार से उसके अटैक्स आते हैं एपिलेप्सी के, तो उसमें जब वो हाथ पांव बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाता है काफ़ी कुछ सेकंडों तक, या कई बार 1-2 मिनट तक भी उसकी जीभ जो है दब जाती है, कट जाती है, आंखें घुमा लेते हैं लोग, और कई बार कुछ लोग चिल्लाते भी हैं इसके अंदर जो हैं, और मुंह से झाग वगैरह काफ़ी निकलते हैं इसके अंदर। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है इसमें, और कई बार कई लोग हैं ना ऐसे स्थिर होकर ऐसे देखते रहते हैं, मतलब कुछ देर के लिए एकदम जैसे कहते हैं ना कि स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि अचानक ऐसा लगा मूर्ति जैसे हो गए। तो इस तरह की घटनाएं भी जो है ना एपिलेप्सी में होती है। तो ये सब तरह की जो चीज़ें हैं ये एपिलेप्सी कही जाती है। तो एपिलेप्सी का जो इसका हम अगर कॉज अगर जानने की कोशिश करें तो इसकी समझो, हम एक बचपन से जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है ना, और कई बार जो है फोर्सेप्स से जो है ना डॉक्टर उसको कई बार उसके ब्रेन पे प्रेशर देके निकालता है ना, तो बच्चा जब बाहर निकलता है और उसके ब्रेन पे अगर कहीं कोई चीज़ प्रेशर हो गई और वो सेंटर उसका दब गया, तो वहाँ से भी इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है, पहली बात। फिर बाद में बच्चा जो छोटा बड़ा हो रहा होता है, उस समय अगर बच्चा कहीं गिर जाता है छत से, इधर उधर खेलते कूदते सर को चोट लग जाती है, तो उस समय हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उससे भी है ना हमारे अंदर छोटी सी एक कमजोरी रह जाती है। और कई बार इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हैं ना, तो हमारे नर्वस सिस्टम पर उसका बड़ा प्रभाव हो जाता है उस समय। तो उसके कारण भी हमारे अंदर ना एक वीकनेस ब्रेन में डेवलपमेंट हो जाती है, यूँ समझ लें, जो कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, यूँ समझ लो आप ऐसे। और तो जनरली एपिलेप्सी जो है कुछ तो देखिए, अगर जेनेटिकली कुछ वीकनेसेस ब्रेन की लेकर आए हैं तो वो तो जल्दी इस तरह की प्रॉब्लम को शो करता है, और वो इसलिए बचपन से ही कई बार ऐसी घटनाएं घटती है। और अधिकतर कई बच्चों में क्या होता है कि बच्चे भी कन्वल्शन और एपिलेप्सी में थोड़ा डिफरेंस होता है कि तो बचपन में कई बार दवाइयाँ ऐसी दे दी जाती है बच्चों को कि उसके कारण भी उनको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं कई बार। और कई बार जो है जैसे बड़े होने लगते हैं और उनके खान पान में बहुत बड़ी गड़बड़ होने लगती है, और काफ़ी पेट में वायु बनती है, गैसेस बनती है, और उसके नर्वस सिस्टम पे बहुत स्ट्रेस आता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण भी है ना फिर धीरे धीरे वो नर्वस सिस्टम की बीमारियां डेवलप हो जाती है। तो ऐसे एपिलेप्सी के कारण तो बहुत सारे हम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली एपिलेप्सी स्नायु तंत्र और वायु विकार के रूप में माना जाता है। तो अब इसमें ये बीमारी का जैसे कहते हैं ना कि अटैक जो है सडनली जो आता है वो कहाँ से आता है कि अगर आपने नींद अच्छी तरह नहीं ली और आपको आधी नींद में से उठा दिया गया। जैसे कई बार हमें सुबह फ़्लाइट पकड़नी होती है या सुबह हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम उठा देते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उठा देते हैं, तो उसकी नींद अगर पूरी नहीं हुई ना तो वो नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक प्रकार से पूरा रेस्टोर नहीं हुआ एनर्जी,
तो उसके कारण भी उसको अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह की घटनाएं जब ज़्यादा घटती है ना, तो उसको अटैक फिर ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज़र कर रहा है, किसको, गर्मी को, ठंडी को ओवर एक्सपोज़र कर रहा है, या किसी रेडिएशन को लंबे समय तक टीवी देखते रहना, मोबाइल देखते रहना, कारण क्या होता है, जो भी इरिटेबल चीज़ होती है ना, जिसको हमारा नर्वस सिस्टम रेसिस्ट करेगा, फाइट करेगा, तो उसमें हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है ना। तो उसके कारण भी क्या होता है कि हमारे अटैक आने की संभावना जो है ना वो बढ़ जाती है। और इसमें और अटैक आने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि पेट में अगर वायु ज़्यादा बनती है, जिससे भी वायु बनेगी उससे अटैक आता ही है जनरली। उसमें देखिए, अब वायु अब कैसे बनती है, यानी कि गैस बनना कहते हैं ना, ये कारण बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो बगैर भूखे खाना खाएगा, सच्ची भूख तो थी नहीं, आदत के मारे खा लिया, तो वो जाके पेट में सड़ता है, तो वो भी वायु बनाती है। फिर उसके बाद में हमारा कॉम्बिनेशन बहुत गलत होता है, यानी कि जैसे हम जो रोटी दाल खाते हैं सिंपल मान लो, तो अब उसके साथ में सलाद सब्जी तो चल जाती है, लेकिन अगर कोई रोटी दाल के साथ में दूध दही पनीर खा रहा है तो पेट में सड़ेगा, क्योंकि गैस करेगा। अगर कोई रोटी दाल के साथ में नॉनवेज खा रहा है तो पेट में सड़ेगा, वो भी गड़बड़ करेगा। अगर कोई रोटी दाल के साथ में फल खा रहा है, जूस पी रहा है खाने के साथ, तो वो भी पेट में सड़ता है। अगर खाने के साथ खटाई बहुत खा रहा है, नींबू इमली अमचूर टमाटर, वो भी पेट में सड़ती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, उसके कारण भी है ना पेट में गैस बन जाती है, क्योंकि वो गलत मेल चला गया आहार का, ठीक है ना। तो ये गैस बनने का कारण बता रहा हूँ, जो लोग जानते नहीं हैं, तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा जो है, हमारे खाने में अगर प्रोसेस्ड रिफाइंड प्रोडक्ट ज़्यादा है, खास करके कार्बोहाइड्रेट, इस बीमारी में शुगर, कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से दुश्मन होता है इस बीमारी में। इसीलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम करना पड़ता है। तो अगर आपने कोई पिज़्ज़ा खाया, आपने पास्ता खाया, आपने कोई मैगी खा ली, आपने कोई नूडल खा लिए, आपको देखना अटैक आने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे। सर, ये उनके लिए जिनको ये प्रॉब्लम है पहले से? हाँ, प्रॉब्लम है उनको। देखिए क्या होता है कि ऑलरेडी ये जो प्रॉब्लम है ना, या तो कुछ बचपन से लेकर आते हैं, तो वो बचपन में ही उनको आने लग जाती है, 2, 4, 5, 10 साल में ऐसा होता है ना, तो वो तो बचपन से होती है। तो वो उसको तो मतलब उसको कंट्रोल करना आसान इसलिए नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को जी नहीं पाते बेचारे, और माँ बाप जो देते हैं, जो माँ बाप घर का वातावरण होता है उसके अंदर उसको जीना पड़ता है। अब माँ खुद की आदत नहीं सलाद खाने की, फल खाने की, मान लो एक्सरसाइज करने की, तो बच्चा करता ही नहीं है। तो उसको एक अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल अच्छी दी जाए, देखिए स्नायु तंत्र की कमज़ोरी और वायु विकार जो कहते हैं, तो क्या स्नायु तंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता? तो मजबूत बनाने का कोई कारण करते ही नहीं है, खाली जाके दवा ले लेते हैं, होम्योपैथी खा रहे होते हैं, आयुर्वेदिक खा रहे होते हैं, तो फिर वो ठीक नहीं होती, वो कम ज़्यादा बस ऐसे लड़ाई चलती रहती है। तो इसीलिए कभी भी देखिए, कोई अंग कमज़ोर हम लेकर पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसको मजबूत बनाया जा सकता है। किस हद तक मजबूत बनाया जा सकता है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक बुक में जाकर आप देखना, एक चाइनीज़ जो है ना, एक पलकों के ऊपर आप कितना वेट रख सकते हैं, एक 2-5 ग्राम भी रखोगे तो पलकें भारी हो जाएगी ना। 90 किलो इस पलक से और 90 किलो इस पलक से उठाता है चाइनीज़ आदमी। अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी, मैं भी, क्योंकि पलकों से, अरे हाथ से 90 किलो नहीं उठा सकते, वो पलकों से उठा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसल्स कैन बी रियली ट्रेंड, हालांकि कई साल लगाए होंगे उसने इसके लिए। तो मतलब ये कि अगर हमें कोई कमज़ोर चीज़ मिली है तो आप उसको ट्रेन करो, स्नायु तंत्र को मजबूत बनाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये जो प्रॉब्लम है ये बचपन में भी आती है, और बाद में जाकर कई बार है ना 15, 20, 25 साल की उम्र में भी, 30 उम्र में भी आकर कई बार आती है ये। तो उसका कारण होता है इरेगुलर लाइफस्टाइल। अगर वो 25-30 साल के बाद आई, मान लो यंग एज में, जब मतलब थोड़ी सी अडल्ट एज में, तो समझना कि वो आपके लाइफस्टाइल से आ रही है, फिर वो जेनेटिकली नहीं मानी जा सकती उसको, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यू कंज्यूम लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, शुगर, फ्राइड, चाय, कॉफ़ी ने सब वो बोलते हैं ना ऐसे कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए खाते तो सब लोग हैं, पर हर बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग होती है। किसी को सर्दी जुकाम होकर ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, वही खाना वही है, उसी खाने से उसको या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगी, या उसको कोई डायबिटीज़ हो जाएगी, कुछ भी मान लो। तो हर आदमी की बॉडी में ना एक सर्टन पार्ट वीक होता है,
वो पार्ट जल्दी उसको मतलब इफेक्टिव होकर उसको बोलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जिनका स्नायु तंत्र कमज़ोर है पहले से ही, तो उनको एपिलेप्सी जल्दी आ जाती है फिर। इसीलिए सब लोगों को सेम खाने से सेम एपिलेप्सी नहीं होती ना। तो इसलिए इन चीज़ों को फिर दोबारा अगर हम ठीक करते हैं लाइफस्टाइल को, तो ये बीमारी से आदमी जो है आराम से बाहर निकल सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सब एपिलेप्सी के बेसिक जो है कारण होते हैं। और एक तो मैंने नींद बताया, एक मैंने ठंडी गर्मी से ये करने का बताया, और बाकी जो है जो कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं, बस इससे जो है उसको वो है ना, वो क्लिक करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, शुगर, वो पता नहीं उसका क्या एक रोल है कि वो बॉडी में जाके तुरंत क्लिक करके ना अटैक ले आता है वो, इस तरह से। जी सर, ऐसे सुना है कि एपिलेप्सी कई प्रकार की, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो वो दोनों कौन से प्रकार होते हैं और वो किन कारणों से होती है? नहीं, देखिए क्या होता है कि मैंने एक बात बताई आपको कि मेडिकल साइंस जो है ना, क्लासिफिकेशन थोड़े थोड़ी चीज़ों में क्लासिफिकेशन कर देती है। जैसे हमने अगर डीजनरेशन है तो हमने कहा स्पॉन्डिलोलिसिस है, अगर हमने कहा अगर सूजन है तो हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है। तो छोटी छोटी चीज़ों से है ना, उसके नाम और उसके टेक्निकल नाम डॉक्टर लोग बदल देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको है ना, मेरा ऐसा मानना है कि 4 नाम है कि 10 नाम है, उसके अंदर मत जाइए आप। आपकी बॉडी एपिलेप्सी अगर वर्ड आ गया अब, तो उसमें फ़र्क इतना ही है कि अगर थोड़ी एपिलेप्सी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको कैसे आएगा मालूम है अटैक? आप ऐसे ही जगह बैठे रह जाओगे, आपकी आंखें ऐसे स्थिर हो जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाओगे आप। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों को फिर वो एक अलग नाम देंगे, और अगर ऐसे जो जोर जोर से काँप रहे हैं तो उसका नाम एक अलग दे देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इन नामों में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली एक ही चीज़ समझनी चाहिए कि स्नायु तंत्र की बीमारी है, वायु रोग है, वायु नहीं बनने देना चाहिए पेट में, और नर्वस सिस्टम को जो कमज़ोर करते हैं उन चीज़ों से बचना चाहिए। अब देखिए, स्नायु तंत्र को कमज़ोर करने में एक और बहुत बड़ी चीज़ काम करती है, वो क्या नाम है? गर्म पानी से ज़्यादा नहाना। आप जितना ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको रिएक्ट करके फिर बाद में स्लो डाउन हो जाता है, उसकी जो रेसिस्टेंस है ना वो कमज़ोर हो जाती है। आपने देखा होगा गर्म पानी से नहाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको ठंड जल्दी लगती है, उनको रेसिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए हमेशा नर्वस सिस्टम को टर्न अप करना है, जैसे बोलते हैं ना वापस दोबारा बनाना है, तो उनको है ना ताज़े पानी से नहाने की आदत डालनी चाहिए। अगर सर्दी है तो पहले गुनगुने पानी से नहा लें, फिर बाद में ताज़े पानी से स्पंज करके सूखे तौलिए से रगड़ कर पहुँच के वापस बाहर आ जाएं। लेकिन आना है ताज़े पानी से ही बाहर। क्यों? कारण क्या है कि ताज़े पानी से है ना हमारी रेसिस्टेंस टू कोल्ड बढ़ जाती है, क्योंकि कोल्ड में भी कई बार अगर हमारी सिकुड़ गई या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो भी अटैक आ जाता है। गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा रह गया तो भी अटैक आ जाता है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अटैक लाने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इनको जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है। जी सर, ऐसा सुना है कि जैसे जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है तो उनको या तो सर्जरी करानी पड़ती है, या फिर उनको जो एंटी सीजर्स मेडिकेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम इसके बिना भी इस समस्या को दूर कर पाएँ? क्योंकि एक स्टेज पर सर जाकर इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में विश्वास करता हूँ। नेचुरोपैथी, मैं कहना मैं पैथ नहीं हूँ, मैं लोगों को आराम देने के पक्ष में हूँ। अगर आपको आयुर्वेद से या होम्योपैथ से या एलोपैथी से जब आप बहुत सीवियर अटैक आपको आ रहे होते हैं, दिन दिन में कई बार 4-4, 5-5, 10-10 भी आते हैं, तो उस समय आप न तो लाइफस्टाइल ठीक कर पाते हैं, ना आपको कोई उस समय सूझता है कुछ, क्योंकि अब ये जितने भी ज्ञान है ना, उपदेश सारे, ये समय उस समय काम नहीं आते। उस समय आदमी के दिमाग में एक ही बात होती है कि यार रिलीफ कैसे लें बस जी। तो उस समय क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद होम्योपैथ से भी वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़े दिन तक आप एलोपैथिक गोली लेकर भी जो एंटी सीजर होती है उसको लेकर थोड़ा कंट्रोल कर लें। देखिए, वो तो 3 साल तक खाने के लिए बोलते हैं जनरली एपिलेप्सी में, उसको कहते हैं आपको खाना पड़ेगा, और 3 साल में वापस आ गए तो फिर 3 साल और ऐसे चलता है उनका। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर आपने देखिए 15 दिन महीना भर कंट्रोल करने के लिए ले ली ना, अच्छी बात है। जब तक आप कंट्रोल करके आप इमीडिएट अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना शुरू कर दें, जो मैंने बताया कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, वो उस तरह को थोड़ा ठीक करना शुरू कर दें,
तो उससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे इंटरनली ब्लड केमिस्ट्री ठीक होती जाती है ना, प्रॉपर एलिमेंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब मिलने लगते हैं बॉडी को, है ना, और स्टिमुलेटिंग जो कॉजेज़ होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो अटैक की जो मात्रा है ना कम होने लगती है। तो कम होने लगती है तो फिर मेडिसिन को है ना वापस धीरे धीरे रिड्यूस करके, टेपर डाउन करके फिर उससे मुक्त हो जाइए और अपने साथ में रखिए। क्योंकि कई देखिए, एपिलेप्सी वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, वो अकेले उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है ना, बाथरूम में भी, कार चला नहीं सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको अपने पास इस तरह की कोई मेडिकेशन रख लें तो कोई बुराई नहीं है। कारण क्या है, कब अचानक कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे कंट्रोल करेगा, घर सब लोग घबरा जाते हैं। कुछ उस समय इमीडिएट कोई ऐसा इलाज तो होता नहीं कि भाई ये दवा दो वो दवा दो तो ठीक हो जाता है। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं प्याज सूंघा दो, जूता सूंघा दो, ये सब पुराने चलती थी बातें, पर इनका कोई लेन देन नहीं है। अल्टीमेटली तो इनर जो आपका नर्वस सिस्टम का जो बिल्डअप है उसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा और आपके पेट में गैस ना बने उसकी सुविधा पैदा करनी पड़ेगी। और थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी के आप अपने पूरे बॉडी को एक नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा अच्छे खान पान से। तब जाकर क्या होगा, स्टिमुलेटिंग कॉज नहीं मिलेगा। वीक तो है वो पार्ट मिला है, मान लो बचपन से मिला, एक्सीडेंट से मिला, कोई इंजरी से मिल गया तो कोई बात नहीं। और कई बार इसमें क्या होता है, कई बार सर्जरी हो जाती है ना, तो सर्जरी में भी कई बार है ना डिफेक्ट रह जाता है, उसके कारण भी एपिलेप्टी के दौरे आते हैं। तो वो सब वीकनेस हो सकती है, पर इट कैन बी स्ट्रेंथन्ड, मैं यूँ कहता हूँ, उसको है ना मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इस तरह की बात होती है जी। तो सर जैसे आपने बोला कि खान पान हमें चेंज करना है और कार्बोहाइड्रेट जैसे आपने बताया कि उसकी मात्रा हमें कम रखनी है, तो ऐसे में सर क्या स्पेशल डाइट होनी चाहिए? देखिए, इसमें क्या मालूम है कि जो ज़्यादा स्टार्ची फूड होते हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए और उनको थोड़ा प्रोटीन और फैट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खाना है, अंडे खाना है, मछली खाना, वैसा नहीं है। प्रोटीन फैट का मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमारी ब्लड केमिस्ट्री को अच्छा मेंटेन करते हैं। तो इन लोगों को देखिए, फल तो सारे खाने चाहिए, उसमें अंगूर जो है ना स्पेशली मेंटली रिलैक्सेशन में बहुत काम आता है। ऐसे तो बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन वैसे तो मैं जनरल में कहूँ तो ऐसे चॉइस ही बनना बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में। तो आप फल तो हर हालत में सारे खा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सलाद जो है वो सारे खा सकते हैं। अब प्रोटीन का जब मामला आता है ना, तो हम जनरली रोटी दाल पे निर्भर होते हैं ना, हमारे इंडियन लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए, तो या दूध के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि दूध दही पनीर के बजाय चावल जैसे लोग ज़्यादा खाते हैं इसमें, मान लो, तो चावल को कम करना पड़ेगा क्योंकि टोटल स्टार्च ही है ना, गेहूं भी थोड़ा स्टार्च ही है, तो इसको थोड़ा इनको कम करना चाहिए, मतलब उसकी मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। और मिलेट्स जो कि थोड़े प्रोटीनस होते हैं, मिलेट्स, तो वो मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे बाजरा है ना, ऐसे किनुआ है, इस तरह के जितने भी आजकल जो भी मिलेट्स आजकल कई तरह के आ गए हैं, वो मिलेट्स लेने से भी वो उसमें स्टार्च कम होता है ना, और उसका GI फैक्टर बोलते हैं ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फैक्टर जो बोलते हैं, वो कम होता है। तो देखिए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो शुगर को क्लिक करता है ना, वो खाने इनको कम खाने चाहिए। तो जो शुगरी चीज़ें होती हैं ना, डायबिटीज़ बढ़ाने वाली, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब इनको शुगर नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, और इनको क्योंकि वो स्टार्च ही है, पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट है इस तरह से। और इनको क्या खाना चाहिए, स्प्राउट्स और नट्स लेना चाहिए, क्योंकि जो स्प्राउट्स और नट्स है ना वो नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं। देखिए, अगर कोई कहता है मैं प्रोटीन में मैं मीट खाऊंगा, मैं अंडा खाऊंगा, मछली खाऊंगा, तो दाल खाऊंगा, तो वो ये एसिडिक, देखिए नॉनवेज तो सबसे हाईली एसिडिक है, और दालें भी है वो भी एसिडिक है, तो गेहूँ भी खाएंगे तो एसिडिक है। तो उससे क्या होता है कि एसिड जब बॉडी में बनती है ना, तो वो इरिटेबल होता है और वो स्टिमुलेंट भी होता है बॉडी में। तो इसलिए ऐसे प्रोटीन ना खाकर अंकुरित दालें, मूंग, मोठ, चने, मसूर, लोबिया, कई तरह की अंकुरित होती है, और जो नट्स होते हैं, कोकोनट है, मूंगफली है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, ऐसी चीज़ों को, या सीड्स हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, मेलोन सीड्स होते हैं ना, ऐसे सीड्स हैं, तो वो ज़्यादा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, बॉडी को फैट भी अच्छी मिलती है, और क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा चाहिए होती है थोड़ी सी, यूँ समझ लें, तो फैट से भी फ़र्क पड़ता है, और प्रोटीनस फूड थोड़ा इनको ज़्यादा लेना पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेना पड़ता है। तो इस तरह से तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में है, सारे हमारे गेहूं में, मैदे में, चावल में, है ना, आलू में,
तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा स्टार्ची है ना, तो इनको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन में, और शुगर मैदा तो है ही है, वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से अगर ये डाइट थोड़ा चेंज करेंगे ना, यानी कि फ्रूट सलाड्स बढ़ाएंगे और अंकुरित दालें मेवे लेंगे और थोड़ा होल ग्रेन जो खाना पड़े वो कम मात्रा में खाएंगे, थोड़ा मिलेट वगैरह ले लेंगे मान लो, नॉर्मल जो रोटी चावल के बजाय, तो उससे फिर क्या होता है, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज और प्राणायाम कर करके है ना, उनको अपना नर्वस सिस्टम को इतना स्ट्रांग और टर्न अप करना चाहिए कि फिर वो किसी भी वातावरण में, किसी भी ठंड गर्मी में, किसी भी प्रकार के तनाव में जो है उसको, या नींद भी कम ले ली तो उनके स्नायु तंत्र में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर पूरा रेस्ट नहीं मिला तो भी वो उसको मैनेज कर सकें। यानी कि एक्टिव एक्सरसाइजेज, जिससे नर्वस सिस्टम इतना टर्न अप हो जाए कि जिससे आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो ना, तो फिर आप है ना अपने बनियान में भी आके आराम से बाहर खड़े हो जाते हो। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको ठंड लगती रहती है ना, क्यों, रेसिस्टेंस नहीं बॉडी में, नर्वस सिस्टम में। तो इसीलिए योग और प्राणायाम का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा होता है, हार्मोन को प्रभावित करता है, क्योंकि वो ग्लैंड्स पे भी काम करता है योगा। और प्राणायाम से भी है ना ऑक्सीजनेशन बॉडी को अच्छा मिलता है। तो ये सब देखिए, प्राणायाम करके भी लोगों ने लाभ उठाया है। रामदेव जी भी हमारे बहुत प्राणायाम के बारे में बोलते रहते हैं एपिलेप्सी वालों के लिए। तो प्राणायाम, योग और एक्सरसाइजेस, ये तीनों अडॉप्ट करें। ये करने से फिर वो धीरे धीरे जो है ना इससे बाहर निकलते हैं। और अगर साथ में अगर वो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन की आदत डालें, जैसे आनापानसती हम करते हैं ना, तो आनापानसती करें, मंत्र जाप करें। साउंड वाइब्रेशन जो है ना वो ब्रेन को बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। साउंड, कोई भी मंत्र जो हम बोलते हैं ना जैसे, तो उससे भी मतलब ये सब कई तरह के तरीके हैं। फिर एक्यूप्रेशर साथ में जोड़ लेते हैं, जहाँ जैसे कोई पॉइंट दबा दें उससे फ़र्क पड़ जाता। तो छोटे मोटे ये टूल को अपना कर जो है ना, आप धीरे धीरे इससे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, कोई भी डिजीज़ इनक्योरेबल नहीं होती। आप क्योर होने के राइट कॉज सप्लाई नहीं करते और जो रियल उसके कॉजेस हैं वो हम निकालते नहीं हैं, तो वो डिजीज़ मेंटेन रहती है बस। और हम क्या समझते हैं, ये तो साहब ठीक होती नहीं है, ये तो मुश्किल बहुत है, हमने यहाँ ट्राई किया, वहाँ ट्राई किया। नहीं, ट्राई करने से क्या, अरे भाई दुनिया में कितना भी कमज़ोर अंग होने दो ना, बचपन से हम कितना भी कमज़ोर अंग लेकर आए, हर अंग को मजबूत बनाया जा सकता है। आज मेरा हाथ अगर ये 5 किलो उठा सकता है, मैं इसको मेहनत करके 100 किलो उठाने की ताकत भी ला सकता हूँ मैं। ये बात हर एक को समझनी चाहिए। जी सर, और ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारक सिद्ध होगी, क्योंकि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम ही सर ऐसी है कि बहुत गंभीर है। अगर किसी को ये दिक्कत आती है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन आपने बताए हैं वो बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो सर, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरा भी। जी, तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की एपिलेप्सी पर। हमने जाना एपिलेप्सी क्यों होता है, एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन साथ ही आप इस गंभीर रोग को कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, इस बारे में भी हमारे खास गेस्ट डॉक्टर NK शर्मा जी ने आपको बताया। तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर आप चेंज करें, क्योंकि केवल और केवल अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अनेकों बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले